नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्पेशल बुलेटिन में। रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लेह लद्दाख के दौरे पर जाने वाले हैं। वो पूर्वी लद्दाख की सेना की तैयारियों की सुरक्षा की समीक्षा और जायजा लेंगे। दौरे के दौरान बीआरओ की ओर से बनाई गई सड़कों का ब्रिज का भी उद्घाटन खुद वो करेंगे। इस दौरान दौरे को इतना अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते ही रक्षा मंत्री की तरफ से असम, अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा किया गया था। उस समय भी उन्होंने कई सड़क और ब्रिज का उद्घाटन किया था। सड़क की तरफ से इस दौरान सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि बॉर्डर इलाकों में जल्द से जल्द सड़क पर और ब्रिज का निर्माण हो सके, जिससे सेना के मूवमेंट आसान हो सके, स्थानीय निवासियों को भी आवाजाही के दौरान राहत मिल सके। वैसे इस दौरे के मायने इसलिए भी ज्यादा बन जाते हैं क्योंकि शुक्रवार को भारत और चीन की एक अहम बैठक हो चुकी है। उस बैठक के दौरान फिर बातचीत के जरिए तमाम मसलों को सुलझाने की पैरवी की गई है। ऐसे में अब जब रक्षा मंत्री लेह लद्दाख जा रहे हैं, हालांकि वो पहुंच गए हैं, तो वो अब सिर्फ सड़कों का ही उद्घाटन नहीं करेंगे बल्कि सेना की सैन्य शक्ति का भी जायजा लेंगे। वहीं क्योंकि अभी भी चीन संग पूर्वी लद्दाख से सटी एलओसी पर तनाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में खबर है कि राजनाथ सिंह फॉरवर्ड लोकेशन का भी दौरा कर सकते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह लद्दाख के दौरे पर जो आज हैं वो पहुंच गए हैं और अब आगे वो सुरक्षा का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। तमाम जो भी वहां पर सेना मौजूद है उनकी जो भी ताकत है उनका भी जायजा और समीक्षा आज राजनाथ सिंह करेंगे। चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कर रहे हैं। वो भी बताएं। सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। साथियों, आप मुझे जवाब भेजे न भेजे, पर माय गॉव में ओलंपिक्स पर जो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे कौन भूल सकता। तो कई सारे इनाम। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी। लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी है और उसी के साथ उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो खेलों के प्रति समर्पित थे। अब खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। जम्मू के नरवाल इलाके में 5 किलो आईईडी के साथ 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। आतंकवादियों को समय पर गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश की घटना यहाँ पर टल गई है और आतंकियों से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। बता दें कि देर शाम जम्मू पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके में एक प्रमुख शॉपिंग मॉल के पास से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। आतंकी शहर में हमले को अंजाम देने से पहले प्रमुख प्रतिष्ठानों की रेकी भी कर रहे थे और इस ऑपरेशन में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई थी। आतंकवादियों से ये पता लगाया जा रहा है कि उनके अन्य साथी भी जम्मू में घुसने में सफल रहे हैं या नहीं हुए हैं। पुलिस ने इस संबंध में कई स्थानों पर छापेमारी भी की है और इसी के साथ सर्च ऑपरेशन पुलिस का जारी है।
वहीं अब 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 50,040 नए कोरोना के केस और 1,258 लोगों की जान चली गई है। वहीं देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.75 पर पहुंच गया है। देश में अभी 5,86,403 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में या घरों में चल रहा है। बता दें कि शनिवार को 48,698 नए कोरोना केस सामने आए थे और 1,183 संक्रमितों की जान गई थी। इससे पहले 21 जून को 42,640 मामले सामने आए थे। बीते दिन 64,25,000 टीके भी लगाए गए हैं। वहीं अब तक 35 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि वो AIA-MIM प्रमुख ओवैसी से पूर्वी यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेंगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए ऐसी खबरों का सिरे से खंडन किया है। अपने ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ये भ्रामक और तथ्यहीन खबरें हैं, इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से ये स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड प्रदेश में अगले साल के प्रारंभ में होने वाले विधानसभा के चुनावों में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी। अर्थात उन्होंने साफ कर दिया है कि अब विधानसभा चुनावों में पंजाब को छोड़कर बाकी सभी 4 राज्यों में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर से बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली असंभव है, अब कयामत तक इसे दोबारा नहीं लाया जा सकता। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जैसी कश्मीर आधारित पार्टियों को सलाह दी है कि वो अनुच्छेद 370 की वापसी को अब भूल जाएं। रविंद्र रैना ने कहा है कि 370 को निरस्त करने के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री दोनों ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जहां तक कश्मीरी नेताओं का सवाल है, अगर वो अनुच्छेद 370 की बहाली का सपना देख रहे हैं तो ये असंभव है। उन्होंने कहा कि 370 ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान के बुरे मंसूबों को जन्म दिया और ये सैकड़ों बेगुनाहों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। रविंद्र रैना ने कश्मीर केंद्रित दलों और मुख्य धारा के कश्मीरी नेताओं के लिए कहा है कि उन्हें अब अनुच्छेद 370 के बारे में भूल जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के कल्याण के लिए सही तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल से राजनीतिक गतिरोध था। पीएम मोदी की पहल ने इस गतिरोध को खत्म कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें मजबूत जम्मू कश्मीर और मजबूत भारत की जरूरत है। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं की हाई लेवल मीटिंग के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी मीटिंग पर बीजेपी नेता नवल किशोर यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनाते हैं आपको। ये जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलता है और सामूहिक विचारों से, मैं बार बार कहता हूं कि ये विचारों की अभिव्यक्ति से पार्टी चलती है और हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सारे लोगों के विचार विमर्श होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर पूरी तरह से थिंक करते हैं और उसी के आधार पर देश हित में, राज्य हित में, जनता हित में काम करते हैं और उठाते हैं। हमारा नेतृत्व वही काम करती है और वही काम कर रहे हैं। ये हमारे साथ जो हमारा एलआई है, हम उस एलआई के साथ हैं, उस एलआई के साथ रहेंगे। न हमको किसी से दुश्मनी है और न किसी से कोई एलर्जी है। हम जिस तरह से साथ चल रहे हैं, जिस तरह हमारी सरकार है, रहेगी। अल्टीमेटम देने से कुछ नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है 370 हटाया है और कश्मीर को सेफ्टी के लिए और कश्मीर को स्वतंत्र विचारधारा के लिए जो करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करेगी। वहीं बीजेपी ने में अगले साल होने वाले 5 विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शनिवार को कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक का आयोजन किया और इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ही था। मीटिंग में 5 राज्यों से जुड़े पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और इसी को लेकर अब आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो सुनिए।
स्वाभाविक है, हर पार्टी जो है अपने अपने ढंग से तैयारी कर रही है। लेकिन देखिए, अगला जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश से ही मोदी जी का जो प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है वो वहीं से निकला है। अब ये वहाँ का जो प्रतिपक्ष है उसका दृश्य जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। मायावती कुछ बोल रही हैं, कांग्रेस पार्टी का अलग रुख है, अखिलेश का जो बयान आया है उससे ये मैसेज मिलता है कि हम किसी भी बड़े पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। तो कुल मिला जुला करके वहाँ इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी को गंभीर नुकसान वहाँ होने वाला है। सरकार बनेगी नहीं बनेगी, आज के दिन इसके बारे में कोई साफ साफ कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि नाराजगी है और गंभीर नाराजगी है। जिस ढंग से कोरोना को डील किया गया, या आपको नदियों में जिस ढंग से लाश जो है दिखाई दी। देखिए, चिराग जो कह रहे हैं बात तो ठीक है, जितने भी विवादित मुद्दे थे उन पर चिराग ने आंख मूंद करके समर्थन किया, नीतीश कुमार ने सशर्त समर्थन किया, विरोध भी किया। ये अलग बात है कि जब मतदान होने लगा सदन में तो वहाँ से उनके लोग हट गए, तो आसानी से वो बिल पास हो गया। तो एक तरफ उन्होंने रिकॉर्ड में भी ले दिया कि हाँ साहब सीएए के हम मुखालिफ हैं या एनआरसी के हम मुखालिफ हैं, और दूसरे तरफ परिस्थिति ऐसा पैदा कर दिया है जिससे वो आराम से बिल जो है पास हो जाए। और बिल में संकट जो है वो राज्यसभा का ही होता है, तो उसमें उन्होंने इस तरह का, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब चिराग जो है, हमको लगता है कि वो उनका जो आधार है, सामाजिक आधार है, उसको वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। एक तरफ पिताजी की मृत्यु हाल में हुई है, उसकी एक सहानुभूति है ही। अब लोगों को ये लगेगा कि हाँ साहब, इसका इस्तेमाल किया नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने। अब लोगों ने कहा है, गुलाम नबी आज़ाद ने भी यही कहा है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 370 का फिर से संभव नहीं दिखाई दे रहा है। वैसी हालत में राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, राज्य का दर्जा मिले और चुनाव हो, ताकि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है शुरू हो। इधर से भी सरकार के तरफ से भी जो बात आई है उससे यही संदेश जा रहा है कि वहाँ हम जो डिलिमिटेशन करेंगे, क्षेत्रों का फिर से पुनर्गठित करेंगे, और उसके बाद जो है चुनाव होगा। ये गृह मंत्री का भी बयान आया है, प्रधानमंत्री का भी यही मैसेज है। वहीं बीजेपी ने अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की हाई लेवल मीटिंग हुई। अब इसी को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो सुनाते हैं आपको। देखिए, पूरे देश में कोरोना का कहर है। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से तैयारी नहीं करने की वजह से आज लाखों करोड़ों लोगों की जाने जा रही है, लाखों संसार उद्ध्वस्त हो गए। आज उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ना कि जो चुनाव आने वाले हैं उसके ऊपर ध्यान देना। जो चुनाव अभी बंगाल और इधर उन्होंने किए, आज उधर की हालत क्या है? पेशेंट्स की संख्या बढ़ चुकी है, मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, लोग मर गए इस चुनाव की वजह से, क्योंकि पालन नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, और इनकी सत्ता की हवस में लोगों की जान चली गई। लेकिन बीजेपी जो है सत्ता के लिए लालची पार्टी है, लोगों की परवाह नहीं है, देश की परवाह नहीं है, खाली सत्ता चाहिए। तो ये चुनाव की तैयारी करेंगे, क्योंकि इनको सत्ता के सामने किसी भी इंसान या लोगों के जीवन का कोई मोल नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दम पर, बाहुबल के दम पर, लाठी डंडों के दम पर और प्रशासन के दम पर जबरन जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना चाहती है। मेरे पास 6 ऐसे उदाहरण हैं जहां उनके प्रत्याशी नहीं जीते हैं। गोरखपुर, निर्दल प्रत्याशी को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। गाजीपुर में, बलिया में, एटा में,
कौशाम्बी में, ऐसे तमाम जगह हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने या तो निर्दल नहीं तो दूसरे दल के लोगों को जबरन सत्ता के दम पर दबाव बनाकर, प्रशासनिक हथकंडा अपनाकर, उन्हें प्रत्याशी बनाकर, और खासकर जिस तरह का दृश्य गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, प्रत्याशी को मारना, पीटना और उसे पर्चा दाखिल न करने देने तक का कार्य, जिस तरह का कृत्य हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खटक करना स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश, जहां कोरोना मिसमैनेजमेंट के नाते हजारों लाखों की संख्या में लोग मर गए, बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश का, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जंगल राज में तब्दील हो चुका है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान परेशान है, हताश है, निराश है, आत्महत्या कर रहा है। 3 काले कानून के खिलाफ 7 महीने से आंदोलन। वहीं असम सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से ऊपर के सभी अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लेने का फैसला किया है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि राज्य में राशन कार्ड धारकों की संख्या के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चल रही राशन की दुकानों की कार्यप्रणाली तय की जाए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में एनएफएसए की व्यवस्था को लेकर शनिवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो नियमों में संशोधन करते हुए ये तय करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चल रही राशन की दुकानों को परिवहन शुल्क के तौर पर प्रति क्विंटल 143 रुपए मिले। इस बैठक में कृषि और सहकारिता विभाग के मंत्री अतुल बोरा और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अनवर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी बातों पर अड़ी है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। देखिए, अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। इतने लंबे समय तक मैं समझता हूं कि शायद ही कोई आंदोलन चला होगा किसानों का। पहली बार किसान 7 महीने तक लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहा है, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, हर मौसम का सामना करते हुए। लेकिन हमारी जो केंद्र सरकार है वो इतना निर्दयी है कि किसानों के ऊपर जरा भी रहम खाने को तैयार नहीं है। उनकी पीड़ा, उन्होंने उनकी पार्टी का ये लाइन है, और हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रधानमंत्री। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जनता विकास चाहती है और वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है। साथ ही उन्होंने अयोध्या और बंगाल में वैक्सीन घोटाले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कश्मीर की आवाम डेवलपमेंट चाहती है, विकास चाहती है, तरक्की चाहती है। मैंने खुद देखा है कि वहां नरेंद्र मोदी जी से इतना प्यार है, मोदी जी पर इतना भरोसा है, और इसी का नतीजा है कि धारा 370 के नाम पर कितना भी बहकाया लोगों ने, लेकिन वहां की आवाम ने डेमोक्रेसी में पार्ट लिया, हिस्सा लिया, और फ्री एंड फेयर चुनाव हुए। हम भी कुछ सीट जीते वहां। तो जिन लोगों को ये मान लेना चाहिए कि वहां पर अब डेवलपमेंट की राजनीति होगी, इस तरह जज्बाती बातों से कुछ नहीं होने वाला। और जो वहां पर राम जी की भूमि, जन्मभूमि है, तो हर व्यक्ति अयोध्या से मोहब्बत करता है। इसलिए जब अयोध्या पर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो सबने उसको स्वीकार किया था, और वहां भव्य राम मंदिर बन रहा है। हर भारतीय के मन में बहुत उल्लास है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते हैं। जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है वो एक आदर्श के तौर पर उनको देखता है। तो प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है। वैक्सीन पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, पहले तो तरह तरह की मांग कर रहा था। चलिए, तो अब सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। इच्छा रहती है हमारी
कि वेटरन्स के लिए मैं क्या करूं। मैं जानता हूं कि रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, जबकि सारी जवानी यदि देश की सुरक्षा में गुजारती है तो इस उम्र में आने के बाद स्वाभाविक है जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है तो गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है और मुझे उस जिम्मेदारी का एहसास है। और समय समय पर वेटरन्स के एसोसिएशन के जो हमसे मिले हैं, जहां तक हो सका है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश की है। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के जवानों के प्रति, हमारे देश के वेटरन्स के प्रति उनके दिल में कितना सम्मान है ये बताने की जरूरत नहीं है। 30-40 वर्षों से एक जो समस्या चली आ रही थी, वन रैंक वन पेंशन, मैं जानता हूं कि बहुत सारे वेटरन्स मुझसे मिलते थे। जब उसमें 2014 में मैं पार्टी का अलीगढ़ प्रेसिडेंट था, उसमें भी वेटरन्स हमसे मिले थे। वो लोग कहते साहब वन रैंक वन पेंशन, जब इलेक्शन आता है तो सारे लोग एश्योरेंस देते हैं, लेकिन एश्योरेंस को कोई पूरा। चलिए, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। लेह लद्दाख के वो दौरे पर हैं जहां पर वो अपना संबोधन दे रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी में जल जमाव की समस्या पर विपक्षियों के द्वारा सरकार को घेरने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने गजब बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी शहर में जल जमाव का संकट खड़ा हो जाता था। यानी उनके बयान का कहने का अर्थ साफ यही निकाला जाए कि राजधानी में जल जमाव का संकट कोई नया नहीं है और लोग इसे सामान्य तरीके से ही देखें। हालांकि इस दौरान उन्होंने नगर निगम के प्रयासों का भी जिक्र किया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि निगम समस्या को लेकर स्थायी समाधान की ओर प्रयासरत है। पहले से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। राजधानी में शुक्रवार की रात बारिश ने भारी जल जमाव की समस्या खड़ी कर दी थी। इस जल जमाव की वजह से सचिवालय और उनके आसपास के इलाकों में लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ था। पोश इलाकों में बैरिंग रोड, जीपी और रेलवे स्टेशन के अलावा वहीं हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला में दीनबंधु चौधरी छोटूराम संग्रहालय और सिरसाली तालाब की गंदगी को साफ करने के लिए युवाओं की टीम बीड़ा उठा रही है। प्रशासन और नगरपालिका की उदासीनता के चलते सौंदर्यीकरण को ग्रहण लगा हुआ है। जनप्रयास सेवा समिति के युवा श्रमदान से पीछे नहीं हट रहे हैं। गंदगी फैलती बदबू से कस्बा वासियों को निजात दिलाने के लिए युवा संगठन अपना समय निकालकर इसकी सफाई में जुटे हुए हैं। वहीं सीमित सदस्य सुंदर सिंह ने बताया कि तालाब के गंदे पानी की निकासी के साथ साथ उगी हुई घास फूस और झाड़ियों की भी सफाई की जा रही है। एक हफ्ते से हाल लगे हुए हैं सफाई में। क्या प्रशासन ने आपको कोई सहयोग नहीं कराया? प्रशासन ने इसमें तेल का और ट्रैक्टर का सहयोग कराया है। बाकी उन्होंने सफाई का वादा करा था, भाई इसको हम जो अड़ंगा इसमें उसको बाहर निकलवा देंगे, लेकिन वो उसको बाहर नहीं निकलवा रहे, मना कर रहे हैं। वो सफाई कर्मचारी यहाँ पर आते हैं, दिन में सोकर चले जाते हैं। नगर पालिका के किस अधिकारी से मिले थे और क्या क्या सहयोग हुआ और क्या नहीं हो रहा है? एमई से, सेक्रेटरी से, बीआई से मिले, तो सब यहाँ मौका देकर जा लिया। बीआई यहाँ काम करके बता के गए, उसके बावजूद भी उन्होंने काम नहीं किया। ये प्रशासन आ रहे हैं। नगर पालिका द्वारा कितने आदमी की टीम लगाई गई है? नगर पालिका के यहाँ पे तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन ईंधन के रेट में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 98.46 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 88.90 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश भर में ईंधन की कीमतों पर महंगाई की मार पड़ रही है। एक दिन पहले यानी कल शनिवार को भी तेल महंगा हुआ था। पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधन के दामों में 35 पैसे का इजाफा हुआ। बता दें कि पेट्रोल और डीजल के रेट में उछाल के साथ कीमतें लगातार नई ऊंचाई को छू रही हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है और कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच रहा है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तमिलनाडु के कई शहर शामिल हैं। बता दें कि वैट और ढुलाई भाड़े की वजह से विभिन्न राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट अलग अलग होते हैं। दुनिया भर में पेट्रोलियम ईंधन की मांग बढ़ने की वजह से कच्चा तेल उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
पंजाब के जिला गुरदासपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के चलते प्रदर्शन किया गया है। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने अमृतसर, जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है और इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार को अपने टैक्स में कटौती करनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच बंद की गई ट्रेनों का परिचालन लगातार बहाल कर रहा है। इसी कड़ी में रांची से नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी आगामी 28 जून से शुरू किया जा रहा है। ये ट्रेन रांची से कोडरमा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर होते हुए नई दिल्ली जाएगी। इस ट्रेन के परिचालन से झारखंड के साथ साथ यूपी और बिहार के रेल यात्रियों को भी यात्रा की सुविधा मिलेगी। पूर्व मध्य रेल के सीपीआर राजेश कुमार ने जानकारी दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए कोडरमा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते रांची और आनंद विहार टर्मिनल के बीच ये ट्रेन रांची आनंद विहार टर्मिनल रांची स्पेशल ट्रेन का परिचालन 28 जून से अगली सूचना तक के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।